साथ इतना इम्पोर्टेंट है देखिए खाने के लिए। सुबह 7:30 बजे सबसे टॉप लेवल में इंसुलिन होता है, 12 बजे सबसे टॉप लेवल में इंसुलिन रहता है और 4:30 बजे सबसे टॉप लेवल में इंसुलिन रहता है। अगर उस समय का इंसुलिन आप यूज नहीं करते तो वो धीरे धीरे नीचे हो जाता है और आपको शुगर लेवल बढ़ाता है, क्योंकि इंसुलिन ड्रॉप होगा तो आपकी शुगर बढ़ेगी। और एक कलर थेरेपी होती है, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट्स आपको बता रहा हूँ। कलर थेरेपी, अगर आप ये बीच की उंगली लीवर की होती है सीधे आपको, इसमें बीच के जोड़ में अगर ग्रीन कलर घुमा दे पूरे जोड़ में तो आपका लीवर स्ट्रांग होगा उपवास के समय। और यहाँ नीचे स्केच पेन यूज करना है, उसी उंगली के ठीक नीचे हथेली में ग्रीन कलर घुमा देना है और 2-4 घंटा रख के फिर उसको हटा देना। ये स्टमक का पॉइंट है और ये लीवर का पॉइंट है। लीवर स्ट्रांग होगा तो आप पूरे शरीर को ऑटोमेटिक फिट कर देगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, पूरे शरीर को ऑटोमेटिक फिट कर देगा। कभी आपको तेल, कई लोग उपवास के समय कभी तेल वेल लगवाते हैं तो ऑलिव ऑयल लगवाना है। जैतून का तेल एंटीऑक्सीडेंट रहता है, ऑक्सीजन लेवल को बॉडी से बाहर आने नहीं देता है। अगर आपको चक्कर आ रहा है उपवास के समय तो ये दोनों कान एक साथ नीचे से पकड़ के खींचना है। 1 पॉइंट ट्रीटमेंट्स बता रहा हूँ आपको। फेस रिफ्लेक्सोलॉजी उपवास के समय बहुत ज्यादा जरूरी है। फेस के पॉइंट अगर आप गूगल में फेस रिफ्लेक्सोलॉजी सर्च करेंगे तो इतना इजी है, क्योंकि बाकी जगह दबाएंगे तो एसिड बढ़ेगा, उस समय एक्यूप्रेशर नहीं कर सकते ज्यादा। फेस में पॉइंट्स करना है। फेस रिफ्लेक्सोलॉजी में अगर आप सर्च करते हैं तो कौन से पॉइंट, किडनी के पॉइंट आंख के नीचे आएंगे। चेहरे को ऐसा ट्विस्ट थेरेपी करना है, जैपनीज, इस तरीके से गोल गोल, जहाँ भी आपको समझ में आए लेटे लेटे गोल गोल चेहरे में मालिश करना है, हल्का हल्का। एक बार इधर घुमाना है, एक बार उधर घुमाना है, एक बार इधर घुमाना है, एक बार उधर घुमाना है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो सर में अपने माथे में जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहते हैं, ये आज्ञा चक्र है, ये हाइपोथैलेमस है। अगर किसी को सर दुख रहा है यहाँ और यहाँ दबा देंगे तो 100% रिजल्ट है। इस तरीके से 1 पॉइंट ट्रीटमेंट करने से ऑटोमेटिक नाभि सेट हो जाती है। और जब आप बैठते हैं तो इस तरीके से पैर को इस तरीके से ऐसे दबा के, कभी दूसरे पैर को इस तरीके से दबा के, हमेशा देखिए नाभि सेटिंग कुछ नहीं है, कमर की सेटिंग है। आप बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बोलते हैं आपको कि आपके L4 L5 में तकलीफ आ गई, आपके कमर में दर्द है, उसके कारण घुटने में दर्द आ रहा है, उसके कारण पैरों में दर्द आ रहा है, उसके कारण रीढ़ की हड्डी वीक हो रही है। तो ये एक्सरसाइज नाभि सेटिंग समझो, चाहे कमर, जितना ज़्यादा आप कमर को स्ट्रांग बनाएंगे, जो भी एक्सरसाइज दुनिया में आपको समझ में आ रही कमर के लिए और गर्दन के लिए, वो जरूर करना है। ये नाभि सेटिंग नहीं समझिए, ये जनरल योगा या कोई भी चीज़ है, उसका लॉजिक वही है कि कमर और गर्दन से ही सारे प्रॉब्लम आते हैं। इसीलिए L4 L5 S1 जो कमर और गर्दन की जो आपकी नसें हैं, यही गर्दन की नसें से आपको हाथ में सर्वाइकल, गर्दन में सर्वाइकल होता है। इस तरीके से हाथ दबा के सोने से कान के नीचे, हथेली दबा के सोने से सर्वाइकल होता है, स्पॉन्डिलाइटिस होता है। तो वो बचाव इलाज से बढ़कर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं साथ साथ। आप जो जल पीते हैं उसका गिलास हमेशा बड़ा रखें। घर में जो आपके गिलास है वो हमेशा बड़ा कर दें, क्योंकि आजकल इतने छोटे छोटे गिलास हो गए हैं कि आदमी 1 गिलास पानी पीता तो ऐसा लगता है मैं तो 1 गिलास पानी पी लिया। बच्चे लोग भी बोलते हैं मैं तो 1 गिलास पानी पी लिया, लेकिन पानी जो है वेट के हिसाब से पीते हैं। अगर वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी पीना है। इसलिए जब आप बड़ा गिलास कर देंगे तो ऑटोमेटिक एक बार में 200-250 ml पानी चला जाएगा। तो आपके सिस्टम को चेंज करना है। आप भोजन करते हैं, उसमें आपको रोटी का कवर छोटा कर देना है, उससे सब्जी ज़्यादा लगाने में आएगी। सब्जी जब ज़्यादा लगाने में आएगी तो ऑटोमेटिक आपको गैस नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ओवर ईटिंग नहीं होगी। रोटी का कवर छोटा करना है, रोटी का टुकड़ा छोटा करना है, एक्स्ट्रा अनाज भी नहीं जाएगा। इसलिए आप सिस्टम को जब चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फ्लो होता जाएगा। सिर्फ एक रोटी के कवे को छोटा करने से ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में एनर्जी भी आएगी। और जो गैस बनती है, जब आप डाइजेशन के समय गैस बनती है, खाना रुकता है
30 फीट खाने को ट्रेवल करना पड़ता है अपने शरीर में 3 मंजिल तक। इसलिए अगर आप जल्दी जल्दी खाते हैं, जब आप हमेशा जब आप तपस्या करते हैं उस समय अगर पालना करते हैं तो जरूरी हो अगर लिक्विड आपको लेना हो तो सबसे पहले लिक्विड को रास्ता देना है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लोग उपवास के समय एकदम से उल्टी करते हैं या भोजन के बाद उस समय उल्टी करते हैं तो वो पहले खाते हैं उसके बाद लिक्विड लेते हैं तो वो सीधा बाहर आता है। क्योंकि जैसे अपन गाड़ी में जा रहे हैं, अपन रोड में जा रहे हैं तो सबसे पहले अगर जाम लगता है तो साइकिल को रास्ता देते हैं, उसके बाद स्कूटर को रास्ता देते हैं कि पूरा ट्रक आगे खड़ा कर देंगे तो पीछे पूरा जाम लग जाएगा और फिर बॉडी वापस से फेंकेगी उसको। एसिड पड़ने से आपको उल्टी होती है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है पहले लिक्विड अगर लेना भी हो, सॉलिड लेने से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बाद में अगर आप लिक्विड लेते हैं तो वो पूरा ऊपर तक आ जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा खाने में आ जाता है कि लिक्विड ऊपर फेंकता है तो बाद में वोमिटिंग सेंसेशन होता है। इसीलिए पहले लिक्विड को रास्ता दे देंगे तो 15 से 20 मिनट में स्टमक आधे घंटे में पूरा लिक्विड नीचे छोटी आंत की तरफ पहुंच जाता है। उसके बाद आपको सॉलिड चीज डालना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही प्रश्न का उत्तर ही मैं बताया हूँ कि लिक्विड पहले, फ्रूट लिक्विड है 95%, फ्रूट पानी है, उसको आप जूस निकालेंगे तो पानी से निकलेगा 90%। इसीलिए जो भी लिक्विड से बनी चीज़ें, लिक्विड जैसी चीज़ें उसको पहले लेना है। और हमेशा मिक्स फ्रूट, मिक्स दाल, मिक्स वेजिटेबल इस तरीके के आप चुनाव करेंगे। या कभी घर में मिक्स सीड भी खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है, तो मिक्स वाला हमेशा चूज करेंगे, क्योंकि बॉडी की एक डेली नीड होती है, उसको उतना वो विटामिन कैल्शियम रोज चाहिए। इसीलिए मिक्स चीज़ें अगर लेते हैं, और मसूर की दाल घर में जरूर बनाएं, उसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। और किडनी के रोगों से बचाव जब आपको मैं बताया हूँ, पानी पीने का तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पैसा किडनी के रोगों में लगता है और सबसे ज़्यादा समय खराब होता है डायलिसिस करा के। किडनी वाला पेशेंट जो है पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। हार्ट एक बार ट्रांसप्लांट हो जाता है, लीवर एक बार ट्रांसप्लांट हो जाता है। बाकी किडनी से बचाव जो है, किडनी अपने एसिड अल्कलाइन बैलेंस करती है। तो पालने के समय आपको विटामिन सी, आयरन, ये सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना है। तो विटामिन सी और आयरन रिच फूड अगर आप सर्च करते हैं या जो फिर मीनू आप बनाते हैं, या आपके परिवार में कोई मीनू वालों के जो आप कर रहे हैं उसमें कोई डाइटिशियन हो, तो वो डाइटिशियन से संपर्क करके आपके मीनू को एक बार वो रिसाइकल करवा दे कि ये मीनू है, इसमें ये न्यूट्रिशन इनको ये समय में मिल रहे हैं। तो कौन से न्यूट्रिशन अगर उनको खाने में चाहिए वो अपने आप वैरायटी के साथ आप ले सकते हैं। और दूध जो है सबसे खराब है जब आप बहुत सारी चीज़ों के साथ इसको लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखेंगे। दूध के साथ जितनी गलत गलत चीज़ें और मिक्स हो जाती है वो अपने आप एसिड पैदा करती है, क्योंकि दूध जो है एनिमल प्रोडक्ट है। आप दूध से बने चीज़ें ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, उपवास के पालने के समय आप छेना ले सकते हैं, लेकिन दूध को एक साथ लेना अवॉइड करें, क्योंकि उसका रिएक्शन बहुत गड़बड़ करता है शरीर में। इसके बहुत सारे लॉजिक है। आप आजकल यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, और आगे तो आप खुद ही डाइटिशियन बन जाएंगे अगर आप थोड़ा थोड़ा उसमें गहराई में जाएंगे। और सबसे ज़्यादा डेंजर चीज़ है दुनिया की, वो है नमक। अब आप इसको साइंटिफिकली मार्बल ग्रेनाइट, ठंड में खासकर मार्बल ग्रेनाइट में आप नंगे पैर ज़्यादा देर खड़े ना हो। और पोस्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शरीर का। जो अपन खड़े रहते हैं, अपन बैठते हैं, सोते हैं, वही अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। इसलिए जब भी गाड़ी चलाएं, खाना बनाएं या बैठे या वॉक करें तो हमेशा ये ऐसे पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी को करने की कोशिश करें। जैसे अभी भी आप बैठे हैं तो हल्का सा ऊपर रखें गर्दन को। हमेशा ऐसे एक्सरसाइज में ध्यान देना चाहिए जो अपन दिनचर्या में कर सकें। बहुत सारी एक्सरसाइज लोग बताएंगे लेकिन उसके लिए समय किसी के पास नहीं है। इसलिए दिनचर्या में जैसे
ऊपर करके हल्का सा, अगर चेहरे को ऊपर करके आप ध्यान भी आपका ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इधर उधर दिमाग नहीं लगेगा और आप अच्छे से प्रवचन सुन पाएंगे और आपकी रीढ़ की हड्डी ऑटोमेटिक मजबूत हो रही है, क्योंकि इस समय में आपको जो एक्सरसाइज करना है वो आपको मिल जा रही है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा समय लेने की जरूरत नहीं है। और जब ऑक्सीजन आपका बूस्ट होता है, जो मैं साइनस ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन बता रहा हूँ थेरेपी, जो शुरू से आपको बार बार उसको करने के लिए बोल रहा हूँ, उससे आपका ब्रेन इतना बूस्ट हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मेरे को पता ही चल रहा है कि मैं उपास कर रही हूँ। इसीलिए अलाइनमेंट जो है, कमर की एक्सरसाइज ज्यादा करनी है। आपको लेटे लेटे इस तरीके से पैर की उंगली को आगे की तरफ लेके जाना है और काफी देर रोकना है। ये नाभि सेटिंग टेक्निक है उपास वालों के लिए। पैर की उंगली आगे की तरफ, ऐसे आगे की तरफ ले जाके बहुत देर रोकना है और फिर पीछे की तरफ ले जाके बहुत देर रोकना है। अलग अलग भी करना है, एक पैर आगे एक पैर पीछे, क्योंकि इसको चेक करने की टेक्निक है, लेकिन अभी उसके लिए इतना समय नहीं है। इसलिए ये एक्सरसाइज करने से ऑटोमेटिक नाभि सेट हो जाती है। और जब आप बैठते हैं तो इस तरीके से पैर को इस तरीके से ऐसे दबा के, कभी दूसरे पैर को इस तरीके से दबा के, हमेशा देखिए नाभि सेटिंग कुछ नहीं है, कमर की सेटिंग है। आप बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बोलते हैं आपको कि आपके L4 L5 में तकलीफ आ गई, आपके कमर में दर्द है, उसके कारण घुटने में दर्द आ रहा है, उसके कारण पैरों में दर्द आ रहा है, उसके कारण रीढ़ की हड्डी वीक हो रही है। तो ये एक्सरसाइज नाभि सेटिंग समझो, चाहे कमर, जितना ज्यादा कमर को स्ट्रांग बनाएंगे, जो भी एक्सरसाइज दुनिया में आपको समझ में आ रही कमर के लिए और गर्दन के लिए, वो जरूर करना है। ये नाभि सेटिंग नहीं समझिए, ये जनरल योगा या कोई भी चीज है, उसका लॉजिक वही है कि कमर और गर्दन से ही सारे प्रॉब्लम आते हैं। इसीलिए L4 L5 S1 जो कमर और गर्दन की जो आपकी नसें हैं, यही गर्दन की नसें से आपको हाथ में सर्वाइकल, गर्दन में सर्वाइकल होता है। इस तरीके से हाथ दबा के सोने से कान के नीचे। उपास वालों के लिए कि अगर आपकी गर्म हवा निकल रही, मतलब अंदर की गर्मी को आप बाहर कर रहे हो, पहले चेक करना जरूरी है एसिड बढ़ा है कि अल्कलाइन। अब अगर आप अल्कलाइन बढ़ा है किसी का, यानी राइट उंगली में अगर दर्द ज्यादा है, तो गहरी सांस लेना है और जैसे सीटी बजाते हैं उस तरीके ऐसे करके हवा बाहर करना है। अभी गर्म हवा निकल रही है ठंडी, गहरी सांस लेके सीटी बजाते वैसे हवा बाहर करना है। गर्म हवा है कि ठंडी, ये ठंडी हवा है, मतलब एल्कलाइन बाहर कर रहे हैं। आप ब्लड टेस्ट कराते हैं या किडनी का टेस्ट कराते हैं या यूरिन का टेस्ट कराते हैं, उसमें एक पीएच वैल्यू आती है। उसी पीएच वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। अगर पीएच वैल्यू कम रहती है मतलब एसिडिक बॉडी है, पीएच वैल्यू ज्यादा है मतलब एल्कलाइन बॉडी है। तो अपने को एल्कलाइन की तरफ जाना है और उपास के समय एल्कलाइन की तरफ ज्यादा इसलिए जाना है क्योंकि हमेशा एसिड रिफ्लेक्स ही बढ़ा रहता है। वो आप चेक करेंगे और अपना थूक हमेशा टिटकना है। उपास के समय सबसे इम्पोर्टेंट है, थूक में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है आपके एसिड को एल्कलाइन करने की। और जब आप थूक टिटकते हैं तो आपका गले में कांटे जैसा भी महसूस नहीं होता और गला खुला रहता है और उपास के समय आपको बहुत ज्यादा साधा रहेगी। और वो जो थूक आप टिटकेंगे वो आपके एसिड को एल्कलाइन करते हुए किडनी से फिल्टर कर देगा, क्योंकि आप जल ले रहे हैं मतलब आपको थूक मिल रहा है, थूक मिल रहा है मतलब आप उसको टिटकना जरूरी है। और उससे आपको कितना बढ़िया महसूस होगा। और गहरी गहरी सांस लेंगे आप दिन भर में जब भी, तो इतना ज्यादा आपका बॉडी का कार्बन बाहर आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो अगर जब बॉडी का वेस्ट बाहर आ रहा है, अपना वेस्ट जो है लीवर, किडनी, लंग्स और पसीना 4 रास्ते से निकलता है, तो वेस्ट निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है लीवर। लीवर 500 से ज्यादा फंक्शन करता है शरीर में। और लीवर का सबसे टॉप खाना होता है विटामिन सी। और जितनी काली चीजें दुनिया में है वो लीवर के लिए सबसे टॉप फूड है, क्योंकि लीवर का जो कलर है वो चॉकलेटी ब्राउन होता है। और अगर उसको पिगमेंट मिलता है, लीवर अपना ऐसा ऑर्गन है अगर 30% भी बचता है तो वापस डेवलप हो जाता है। तो अगर आप डार्क चीजें खाते हैं, काली बरबटी, काली किशमिश, मुनक्का, इस तरीके की जितनी भी ब्लैक चीजें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका लीवर हमेशा स्ट्रांग रहेगा। और लीवर 500 से ज्यादा फंक्शन करता है, इसीलिए लीवर को कैसे स्ट्रांग रखना वो हमेशा ध्यान रखेंगे।
और अभी मार्बल ग्रेनाइट में आप एकदम नंगे पैर कृपया न चलें, क्योंकि पहले मार्बल ग्रेनाइट नहीं होते थे और लोग नंगे पैर चलते थे तो एक्यूप्रेशर मिलता था। अब अगर आप देखे होंगे किसी को अगर जानवर को गड़ाते तो उसमें नमक डाल देते हैं, क्योंकि हड्डी गलती है। और नमक के बारे में पुरानी किताबों में लिखा है कि 100 साल के लिए इतना नमक दिया है, जितने दिन में खाओ उतने जल्दी बीमार हो। और एक शोले का डायलॉग है, सरदार मैंने आपका नमक खाया, तो डॉक्टर्स लोग बोलेंगे अब थोड़ा गोली भी खा लो, क्योंकि ये सब चीज़ों की आपको कमी हो गई है। वो नमक जो है सोडियम क्लोराइड बना के आपको, सोडियम क्लोराइड है जो आपकी बॉडी के केमिकल रिएक्शन में सब चीज़ को बाहर करते जा रहा है। इसलिए नमक से हमेशा दूरी बना के रखें, नमकीन से। वो राजस्थान का खाना था, राजस्थान में इतनी गर्मी रहती थी, इतना पसीना निकलता था, इसलिए उसको सोडियम को आपको राजस्थान में वही खाने को अगर आप यहाँ यूज करते हैं एसी में रह के, कूलर में रह के, तो वो इतना ज़्यादा डेंजर है। क्योंकि आपने इतने साल में कमाया, इतना खा के कमाया, उसको एक बार में निकाल देता। आपने इतना आपकी दुकान को सजाया, उसके बाद शटर खोल के अगर कोई दिन छोड़ के चले गए, उसी तरीके से आपने नमक को अगर घुसा दिया तो वो आपके पूरी अच्छी अच्छी चीज़ों को पूरा निकाल देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और यही ब्लड टेस्ट आपको हॉस्पिटल में किए जाते हैं, उससे आपको बैलेंस करके भेजा जाता है। मैं जितनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखता हूँ या MRI CT स्कैन रिपोर्ट देखता हूँ, उसमें यही सब प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व कराता हूँ। पहले कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पानी पीते हैं, इस चीज़ को ठीक कराता हूँ तो 50% रिजल्ट वहीं से आ जाता है कि वो गलती नहीं करनी है। बचाव इलाज से बढ़ के, ये इम्पोर्टेंट हमेशा ध्यान रखें। इसलिए नमकीन चीज़ों का सेवन बहुत कम से कम सीमित मात्रा में करें। जो नमकीन फायदे वाले हैं उसे कोई लें थोड़ा। नमक से मंजन करते हैं तो नमक में सरसों तेल डाल के अगर मंजन करते हैं तो वो अपनी बॉडी के अंदर उतना नहीं जाता, मसूड़े में टच होता है, बाद में आप कुल्ला कर देते हो, उसको अंदर नहीं लेना। या तो फिर अगर उपवास के समय जरूरी है तो ले सकते, क्योंकि बाद में आप कुछ नहीं ले रहे, उपवास के बाद कुछ नहीं ले रहे तो वो सोडियम जो है वो आपका यूज होते रहेगा। लेकिन अगर आप मंजन कर भी रहे नमक से तो क्वांटिटी कम कर दो। ऐसा नहीं कि इतना सारा नमक लेके मंजन करने से आपका दांत सही हो जाएगा, क्वांटिटी कम कर दो। नमक और सरसों तेल क्या करता है, जो दांत में कचरे फंसे रहते हैं उसको गला देता है। इसलिए सरसों तेल और नमक का मंजन अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है आपको मसूड़ों के लिए। सभी नमक एक दूसरे के भाई बहन हैं, इसीलिए जो नमक आप खाने में ले रहे हैं वही आपके लिए पूर्ति कर दे रहा है, एक्स्ट्रा नमक नहीं लेना है। 5 से 10% लोग ऐसे रहते हैं जिनका सोडियम लो होता है, वो बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो ब्लड टेस्ट में आपको समझ में आ जाएगा। 2-4 बार ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आप खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे कि तपस्या में अगर किसी को एसिडिटी बढ़ रही है तो 1-1.5 मिनट राइट करवट सोना है। राइट करवट सोने से एसिड जो है छोटी आंख में पहुंच के किडनी से फिल्टर हो जाता है। अपने को दुनिया की हर थेरेपी का इस्तेमाल करना है, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे नेचुरल थेरेपी हो, हर थेरेपी में कुछ ना कुछ फायदे हैं। और मैं हर थेरेपी को मिक्स करके आज 10 साल की उम्र से इस फील्ड में पढ़ रहा हूँ, तो आप लोगों को जो उसका निचोड़ है तो बता रहा हूँ। साइनस ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन थेरेपी जरूर आप करें। और सोने के तरीके के बाद अगर आप लेफ्ट करवट सोते हैं तो राइट नाक से सांस चलती है, कभी भी आप आजमा सकते हैं। लेफ्ट करवट बाईं तरफ सोते हैं तो राइट नाक से सांस चलती है, वो सूर्य स्वर होता है। इसलिए भोजन के बाद हमेशा कभी आपको आराम करना भी हो 1-8 घंटे बाद तो बाईं करवट सोना है। और सूर्य स्वर चलने से बॉडी में डाइजेशन होता है। और उठने का तरीका हमेशा करवट से उठना है, क्योंकि नाभि सेटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल लोग नाभि सेटिंग क्या है करके उस चीज़ को समझ नहीं पाते, लेकिन मैं आपको मॉडर्न तरीके से उसको समझा रहा हूँ। नाभि सेटिंग मतलब अपने कमर का अलाइनमेंट। जो नाभि है वो L5 के सामने रहती है। आजकल डॉक्टर्स आपको MRI में L4, L5, S1 में आपको प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, इस तरीके से आपको डायग्नोसिस होता है, क्योंकि वो MRI मशीन में पीछे से होता है। पुराने लोग
कोई भी थेरेपी में अगर जाएंगे तो वो लॉजिक वही होता है, नाभि सेटिंग मतलब L4 L5 कमर की सेटिंग। इसीलिए हमेशा कमर की एक्सरसाइज में ज़्यादा ध्यान देंगे। और कमर अगर आपकी सही रहेगी, क्योंकि कमर अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को रोक के रखिए, अपने पैर को ब्लड सप्लाई देती है। और जो गर्दन है, कमर और गर्दन में अगर आप ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, तो आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि बचाव इलाज से बढ़ के ये हमेशा ध्यान रखेंगे। एक एसिड अल्कलाइन बैलेंस जो उपास के समय लोगों को बढ़ जाता है या कभी भी बढ़ जाता है, उसको चेक कैसे करना है। ये जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर में जो बीच का जोड़ है उसमें इस तरीके से ट्विस्ट करना है, घुमा इसलिए जो एक्टिविटी बहुत सारी मैं ऐसे करने के लिए ये वाली ऐसा से घुमाना है, नहीं था सेकेंड वाली उंगली, हाँ बीच की जगह। अगर ये बड़ा हुआ है तो एसिड बड़ा है, यहाँ तक बड़ा तो अल्कलाइन बड़ा है। एसिड बड़ा है तो क्या करेंगे, अभी मैं बताया था इसको दबाइए, गहरी सांस लेंगे, मुंह खोल के छोड़ेंगे, हवा लीजिए, एसिड बाहर। और अल्कलाइन बड़ा है तो ऐसे करके ठंडी हवा निकालेंगे तो एसिड बढ़ेगा। कोई गहरी सांस लेने वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप करते जाते तो आपको कितना ज़्यादा लगेगा ही नहीं कि होगा। ऑक्सीजन आपके सब कितनी नजरे करके निकालेगा, जबकि सोने का तरीका बाएं तरफ ज़्यादा सोना है, कान के नीचे ऐसे हाथ लगाना। ये नदी बाहर है, यहाँ निकल के अगर दबा के सोने तो एरिया पड़ जाएगा। मेरे जितने पेशेंट आते हैं 80% लोग ऐसे दबा के सोने वाले हैं। और बाई तरफ सोना है, ऐसे नहीं सोना है, लेफ्ट तरफ सोना है, क्योंकि हार्ट का फ्लो लेफ्ट की तरफ होता है, बाई तरफ। और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति लेफ्ट से जब आप सोते हो तो नीचे की तरफ रहता है। पंप जो है, एक पंप है आपके पंप खरीदा, अब उस पंप को आप बोलते हैं 3 मंजिल की जगह कोई भी और बड़ा थोड़ा सा उसको चढ़ाओ, कैसे चढ़ाओ, भगवान को 3 मंजिल का पंप ले अब एक पंप अगर भगवान ने दिया है, आप उसको बोलोगे उसको ऊपर चढ़ा, राइट करवट होता है मतलब ऊपर चढ़ा, तो ऊपर चढ़ाने में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा कि नीचे फेंकने में। बाई करवट होने से प्रेशर नहीं पड़ेगा हार्ट को, स्टमक का बड़ा पार्ट इधर होता है। ये वो गहरी सांस वाले को करनी है, और ये 4 मिनट के बाद ये एसिड पड़ेगा। और ये यहाँ पर मैं हरा कलर गोल घुमाने के लिए, और यहाँ पे हरा कलर गोल घुमाने मेरिडियन पॉइंट है ये। और 3-4 घंटे में हटा दें, कोई 3-4 घंटे में हटा दें। तो पेन से करना हेड पेन मोल बहुत आते हैं, देखिए जिसको भी फील होता है ना, आपका सलाइवा जाएगा, थूक अंदर जाएगा, पानी मुंह में रहेगा। और थूक से अच्छा कोई भी मलहम नहीं है दुनिया में। जानवर लोग थूक से आप देखो चाक के अपने पूरे बड़े बड़े घाव ठीक कर लेते हैं। तो ये एसिडिटी का ऐसी छोटी मोटी चीज, विशेष थेरेपी सर्च करेंगे प्रियदर्शनी कॉलोनी में तो आ जाएगा। मेरे क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट और कोर्स डायरेक्टर भी हूँ, मैं सिखाता भी हूँ। जैसे थेरेपी एक साथ मिक्स कई सारी थेरेपीज का ट्रीटमेंट है, जैसे घुटने में दर्द, कमर में दर्द, साइटिका, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस जो भी है। लेकिन ये सब बचाव, उससे बचाव सबसे इम्पोर्टेंट है। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे, और संडे को 8 से 3। तो इसी को इसको और ये फाइनेंस जो आजू बाजू दोनों, ये आजू बाजू को ये क्या है दूर से बताना है, ये अपना दूसरा बीमार है। इसलिए रीढ़ के सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको हमेशा पीछे की तरफ एक्सरसाइज ज़्यादा करना है।
सामने की जो जिंदगी में हो रही है, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सामने सामने सामने, तो ये पूरा ऐसे हो जाता है। इसीलिए ध्यान, आप ध्यान करते हैं, मुद्रा विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेट पे सर्च करेंगे, मोशन करते समय ये मुद्रा में बैठना है। ये हाथ का पॉइंट है जो मैंने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में इस तरीके से दबाना है, हाथ पे लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली, ये हाथ पे। एडी दर्द के लिए बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूँ, लेकिन आप सोचोगे मैं 2 बार करेंगे मैं ठीक हो गया, ऐसा नहीं होगा। एडी दर्द के लिए आपको बिस्तर में लगाना है, एडी को क्या करना है, पीछे भी, साइड में भी, इधर भी, और जो बिस्तर खत्म होता है उसमें जो कोर आती है बिस्तर की वहाँ भी रखना है। और सुबह सो के उठने से पहले ये पैरों को पूरा अच्छे तरीके से ऐसे करके उठना है, ताकि ब्लड सप्लाई पैर में कर पाए। उसके बाद पैर रखोगे तो नींद कमजोर नहीं होगी। अगर आप ऐसे पैर रखें तो तुरंत धीरे धीरे नींद कमजोर होती जाएगी, क्योंकि सप्लाई वहाँ पर नहीं मिलेगी जब पैर रखें। उपास वालों के लिए कि अगर आपकी गर्म हवा निकल रही, मतलब अंदर की गर्मी को आप बाहर कर रहे हो, पहले चेक करना जरूरी है एसिड बढ़ा है कि अल्कलाइन। अब अगर आप अल्कलाइन बढ़ा है किसी का, यानी राइट उंगली में अगर दर्द ज्यादा है, तो गहरी सांस लेना है और जैसे सीटी बजाते हैं उस तरीके ऐसे करके हवा बाहर करना है। अब ये गर्म हवा निकल रही है ठंडी, गहरी सांस लेके सीटी बजाते वैसे हवा बाहर करना है। गर्म हवा है कि ठंडी, ये ठंडी हवा है मतलब अल्कलाइन बाहर कर रहे हैं। आप ब्लड टेस्ट कराते हैं या किडनी का टेस्ट कराते हैं या यूरिन का टेस्ट कराते हैं, उसमें एक पीएच वैल्यू आती है, उसी पीएच वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। अगर पीएच वैल्यू कम रहती है मतलब एसिडिक बॉडी है, पीएच वैल्यू ज्यादा है मतलब अल्कलाइन बॉडी है। तो अपने को अल्कलाइन की तरफ जाना है, और उपास के समय अल्कलाइन की तरफ ज्यादा इसलिए जाना है क्योंकि हमेशा एसिड रिफ्लेक्स बढ़ा रहता है, वो आप चेक करेंगे। और अपना थूक हमेशा डिटकना है उपास के समय, सबसे इम्पोर्टेंट है। थूक में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है आपके एसिड को अल्कलाइन करने की। और जब आप थूक डिटकते हैं तो आपका गले में कांटे जैसा भी महसूस नहीं होता और गला खुला रहता है, और उपास के समय आपको बहुत ज्यादा सहायता रहेगी। और वो जो थूक आप डिटकेंगे वो आपके एसिड को अल्कलाइन करते हुए किडनी से फिल्टर कर देगा, क्योंकि आप जल ले रहे हैं मतलब आपको थूक मिल रहा है, थूक मिल रहा है मतलब आप उसको डिटकना जरूरी है। और उससे आपको कितना बढ़िया महसूस होगा। और गहरी गहरी सांस लेंगे आप दिन भर में जब भी, तो कितना ज्यादा आपका बॉडी का कार्बन बाहर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो अगर जब बॉडी का वेस्ट बाहर आ रहा है, अपना वेस्ट जो है लीवर, किडनी, लंग्स और पसीना 4 रास्ते से निकलता है, तो वेस्ट निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है लीवर। लीवर 500 से ज्यादा फंक्शन करता है शरीर में, और लीवर का सबसे टॉप खाना होता है विटामिन सी। और जितनी काली चीजें दुनिया में है वो लीवर के लिए सबसे टॉप फूड है, क्योंकि लीवर का जो कलर है वो चॉकलेटी ब्राउन होता है। और अगर उसको पिगमेंट मिलता है, लीवर अपना ऐसा ऑर्गन है अगर 30% भी बचता है तो वापस डेवलप हो जाता है। तो अगर आप डार्क चीजें खाते हैं, काली बरबटी, काली किशमिश, मुनक्का, इस तरीके की जितनी भी ब्लैक चीजें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका लीवर हमेशा स्ट्रांग रहेगा। और लीवर 500 से ज्यादा फंक्शन करता है, इसीलिए लीवर को कैसे स्ट्रांग रखना वो हमेशा ध्यान रखेंगे। और अभी मार्बल ग्रेनाइट में आप एकदम नंगे पैर कृपया न चलें, क्योंकि पहले मार्बल ग्रेनाइट नहीं होते थे और लोग नंगे पैर चलते थे तो एक्यूप्रेशर मिलता था। अब अगर मार्बल ग्रेनाइट, अब ठंड में खासकर मार्बल ग्रेनाइट में आप नंगे पैर ज्यादा देर खड़े ना हो। और पोस्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शरीर का। जो अपन खड़े रहते हैं, अपन बैठते हैं, सोते हैं, वही अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। इसलिए जब भी गाड़ी चलाएं, खाना बनाएं या बैठे या वॉक करें तो हमेशा ये ऐसे पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी को करने की कोशिश करें। जैसे अभी भी आप बैठे हैं तो हल्का सा ऊपर रखें गर्दन को। हमेशा ऐसे एक्सरसाइज में ध्यान देना चाहिए जो अपन दिनचर्या में कर सकें। बहुत सारी एक्सरसाइज लोग बताएंगे लेकिन उसके लिए समय किसी
क्योंकि इधर उधर दिमाग नहीं लगेगा और आप अच्छे से प्रवचन सुन पाएंगे और आपकी रीढ़ की हड्डी ऑटोमेटिक मजबूत हो रही है, क्योंकि इस समय में आपको जो एक्सरसाइज करना है वो आपको मिल जा रही है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा समय लेने की जरूरत नहीं है। और जब ऑक्सीजन आपका बूस्ट होता है, जो मैं साइनस ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन बता रहा हूँ थेरेपी, जो शुरू से आपको बार बार उसको करने के लिए बोल रहा हूँ, उससे आपका ब्रेन इतना बूस्ट हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं उपवास कर रहा हूँ। इसीलिए अलाइनमेंट जो है, कमर की एक्सरसाइज ज्यादा करनी है। आपको लेटे लेटे इस तरीके से पैर की उंगली को आगे की तरफ लेके जाना है और काफी देर रोकना है। ये नाभि सेटिंग टेक्निक है उपवास वालों के लिए। पैर की उंगली आगे की तरफ, ऐसे आगे की तरफ ले जाके बहुत देर रोकना है और फिर पीछे की तरफ ले जाके बहुत देर रोकना है। अलग अलग भी करना है, एक पैर आगे एक पैर पीछे, क्योंकि इसको चेक करने की टेक्निक है, लेकिन अभी उसके लिए इतना समय नहीं है। इसलिए ये एक्सरसाइज करने से ऑटोमेटिक नाभि सेट हो जाती है। और जब आप बैठते हैं तो इस तरीके से पैर को इस तरीके से ऐसे दबा के, कभी दूसरे पैर को इस तरीके से दबा के, हमेशा देखिए नाभि सेटिंग कुछ नहीं है, कमर की सेटिंग है। आप बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बोलते हैं आपको कि आपके L4 L5 में तकलीफ आ गई, आपके कमर में दर्द है, उसके कारण घुटने में दर्द आ रहा है, उसके कारण पैरों में दर्द आ रहा है, उसके कारण रीढ़ की हड्डी वीक हो रही है। तो ये एक्सरसाइज नाभि सेटिंग समझो, चाहे कमर, जितना ज्यादा कमर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जो भी एक्सरसाइज दुनिया में आपको समझ में आ रही कमर के लिए और गर्दन के लिए, वो जरूर करना है। ये नाभि सेटिंग नहीं समझिए, ये जनरल योगा या कोई भी चीज है, उसका लॉजिक वही है कि कमर और गर्दन से ही सारे प्रॉब्लम आते हैं। इसीलिए L4 L5 S1 जो कमर और गर्दन की जो आपकी नसें हैं, यही गर्दन की नसें से आपको हाथ में सर्वाइकल, गर्दन में सर्वाइकल होता है। इस तरीके से हाथ दबा के सोने से कान के नीचे इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए खाने के लिए सुबह 7:30 बजे सबसे टॉप लेवल में इंसुलिन होता है, 12 बजे सबसे टॉप लेवल में इंसुलिन रहता है और 4:30 बजे सबसे टॉप लेवल में इंसुलिन रहता है। अगर उस समय का इंसुलिन आप यूज नहीं करते तो वो धीरे धीरे नीचे हो जाता है और आपको शुगर लेवल बढ़ाता है, क्योंकि इंसुलिन ड्रॉप होगा तो आपकी शुगर बढ़ेगी। और एक कलर थेरेपी होती है, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट्स आपको बता रहा हूँ। कलर थेरेपी, अगर आप ये बीच की उंगली लीवर की होती है सीधे आपको, इसमें बीच के जोड़ में अगर ग्रीन कलर घुमा दे पूरे जोड़ में, तो आपका लीवर स्ट्रांग होगा उपवास के समय। और यहाँ नीचे स्केच पेन यूज करना है, उसी उंगली के ठीक नीचे हथेली में ग्रीन कलर घुमा देना है और 2-4 घंटा रख के फिर उसको हटा दो। ये स्टमक का पॉइंट है और ये लीवर का पॉइंट है। लीवर स्ट्रांग होगा तो आप पूरे शरीर को ऑटोमेटिक फिट कर देगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, पूरे शरीर को ऑटोमेटिक फिट कर देगा। कभी आपको तेल, कई लोग उपवास के समय कभी तेल वेल लगवाते हैं, तो ऑलिव ऑयल लगवाना है। जैतून का तेल एंटीऑक्सीडेंट रहता है, ऑक्सीजन लेवल को बॉडी से बाहर आने नहीं देता है। अगर आपको चक्कर आ रहा है उपवास के समय, तो ये दोनों कान एक साथ नीचे से पकड़ के खींचना है। 1 पॉइंट ट्रीटमेंट्स बता रहा हूँ आपको। फेस रिफ्लेक्सोलॉजी उपवास के समय बहुत ज्यादा जरूरी है। फेस के पॉइंट अगर आप गूगल में फेस रिफ्लेक्सोलॉजी सर्च करेंगे तो इतना इजी है, क्योंकि बाकी जगह दबाएंगे तो एसिड बढ़ेगा, उस समय एक्यूप्रेशर नहीं कर सकते ज्यादा। फेस में पॉइंट्स करना है। फेस रिफ्लेक्सोलॉजी में अगर आप सर्च करते हैं तो कौन से पॉइंट, किडनी के पॉइंट आंख के नीचे आएंगे। चेहरे को ऐसा ट्विस्ट थेरेपी करना है, जैपनीज, इस तरीके से गोल गोल, जहाँ भी आपको समझ में आए लेटे लेटे गोल गोल चेहरे में मालिश करना है, हल्का हल्का। एक बार इधर घुमाना है, एक बार उधर घुमाना है, एक बार इधर घुमाना है, एक बार उधर घुमाना है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो सर में अपने माथे में जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहते हैं, ये आज्ञा चक्र है, ये हाइपोथैलेमस है। अगर किसी को सर दुख रहा है, यहाँ और यहाँ दबा देंगे तो 100% रिजल्ट है। इस तरीके से 1 पॉइंट ट्रीटमेंट किया। सेकेंड वाली उंगली बीच की जगह। अगर कैल्शियम होता है, तिल्ली के तेल में कैल्शियम होता है, इसलिए नाभि में अलग अलग तरीके का तेल लगाएं उपवास के समय, या फिर
हल्का हल्का ऐसे घुमा भी सकते हैं उंगली से, अगर तेल नहीं लगाना है। नाभि में गोल गोल घुमाना है। और नाभि सेटिंग की एक और टेक्निक है, किसी को जैसे कोई भी एक बार यहाँ पर आ जाइए स्टेज में, एक बार स्टेज में आ जाइए तो नाभि सेटिंग कैसे करते हैं वो समझा दूं। नाभि सेटिंग मतलब बॉडी का अलाइनमेंट आड़ी तिरछी हो जाता है, शरीर पैर अप डाउन हो जाता है, उसको कैसे सेट करते हैं। आप घर परिवार में किसी का भी सेट कर सकते हैं और अपना भी किसी से सेट करवा सकते हैं। सबसे पहले नाभि सेटिंग में खड़े होके सामने वाले को